नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हल करेंगे और इसमें जो टर्म्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, नियम हैं, वो आपको सब बताएंगे। ठीक, तो उनको हम बाकायदे लिख करके समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक वो नियम आप नहीं समझोगे, आप ये समझिए आसानी से हल नहीं कर पाओगे। तो उनको समझने के लिए हमने आपको कुछ पहले से ही लिख करके दिखा रखा है ताकि समय भी कम लगे और चीज़ें समझ में भी आ जाएं। ठीक, तो यहाँ पर हमने डाल दिया अध्याय 3 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चरों की बात आई है यहाँ, तो ये चर क्या होते हैं। ठीक, तो चरों को समझ लेते हैं। तो देखो, चर होते क्या है, यानी ऐसी राशियाँ जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। क्या कहलाता है? चर, यानी वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, इन्हें प्रायः एक्स वाई जेड ए बी सी आदि से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब जैसे आदि से प्रदर्शित करने का मतलब है, जैसे कभी एक्स का मान 3 हो सकता है, कभी 5 भी आ जाए, कोई दूसरा समीकरण को लो 7 आ जाए, कोई अगला हल करो -3 0, अब कोई कभी बटे में, कभी दशमलव में। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जैसे y का मान यहाँ पर हमने लिखा 7 -5 -√3 2/√3, इस तरीके से। अब यहाँ जैसे a का मान हमने लिख रखा है 3, 2, 5, 0.17, ये 2 + √3, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबके मान क्या है, बदल रहे हैं। कभी 3 था, कभी 5 हो गया, कभी 7 था। ठीक, इस तरीके से समझ सकते हो ना। और y का मान कभी 7 था, कभी 5 था, कभी -5, कभी -√3, कभी 2/√3, कुछ भी बदल रहे हैं। तो ये क्या हुए, ये चर हुए। ठीक है। अब देखो, अचर यानी कांस्टेंट, ये क्या होता है, यानी वे राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता है अचर कहलाते हैं। अब यहाँ हमने नोट में दिखा दिया, सभी वास्तविक संख्याएं अचर होती हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये प्रायः संख्यात्मक होते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आई। ठीक, कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे अब देखेंगे कि ये समीकरण क्या होता है। चूँकि अध्याय में इस प्रश्न में बात चली है समीकरण की, तो ये समीकरण क्या होती है, यानी समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो देखो, समीकरण एक ऐसा कथन होता है जिसमें समानता या बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण यानी कि इक्वेशन कहलाता है। तो अब देखो, इसमें कोई ना कोई समीकरण हम तभी कहेंगे जब यदि उसमें बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं होगा, ये समझ लो। तो यहाँ पर जैसे है 3x + 5 = 7। अब देखो, यहाँ बराबर का चिन्ह मिला, समीकरण है। अब 2x² + 7x + 5 = 0, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, समीकरण है। 3x + 2y = 0, समीकरण है, बराबर का चिन्ह से पता करेंगे। अब 3x² + 2x + 3 = 0, समीकरण है। ठीक, अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं है, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पर है जैसे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, एक ऐसा समीकरण जिसके चर की घात 1 होती है, रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, यानी चर की घात हमें पता करना है कि 1 है तो ये वो रैखिक समीकरण है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब जैसे 3x + 5 = 0, यहाँ पर x घात 1 है, 7y + 3 = 0, चर की घात 1 है। 9a + 2 = 7, चर की घात 1 है। 3x = 0, ये भी चर की घात 1 है। या जैसे 3x + 5x + 7x = 3x + 5, ये भी समीकरण है, बराबर का चिन्ह है और रैखिक समीकरण है। सबके चरों की घात क्या है, 1 है, भले अलग अलग लिखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो देखो, यहाँ लिखा है ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर होते हैं, यानी ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर होते हैं, एक नहीं दो चर होंगे।
दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इनका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। अब जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें ना, तो देखो हमने लिखा 3x प्लस 5y बराबर 0 और इधर 7x प्लस 3y बराबर 9। या देखो एक चर x हो गया, दूसरा चर हो गया y, इसमें भी एक चर x दूसरा चर y, इसमें भी 7x प्लस 3, यहाँ पर y लिखना था, ठीक है ना, 3y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर भी x और ये y है, तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ही हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे और कुछ चीज़ें देखेंगे। अब देखो ये क्या है, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, या इन्हीं को दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, समझ लेना भाई, अगर युगपत की बात करते तो भी बात वही चल रही है रैखिक समीकरण की। तो इसमें होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और उनको हम दो रैखिक समीकरणों को एक साथ ले रहे हैं तो वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। जैसे कि x प्लस 2y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 2 और दूसरा ले लिया 2x प्लस 3y बराबर 3, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हो गए। अब जैसे 2√x प्लस √y बराबर 9 और इधर से हमने लिखा 4x प्लस 5y बराबर 19, तो ये भी दो समीकरणों के युग्म है, तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। और जैसे 3x प्लस 7y बराबर 9 और यहाँ से 1/2x प्लस 2/3y बराबर 1/9, तो ये भी दो युग्मों में दे रखे हैं दो समीकरण, इसलिए ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अब देखो दो युगपत समीकरणों का हल, तो ये क्या होता है ये समझिए। तो देखो दो युगपत समीकरणों में x व y के वे मान जो समीकरणों को संतुष्ट करें समीकरणों के हल कहलाते हैं। यानी x व y के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें समीकरण मतलब समीकरणों का हल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो समीकरण लिए, x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 1/2 रख दें, है ना, और y का मान -1/2 रख दें, ठीक, अब तो ये क्या होंगे, अब देखो तो क्या है, दोनों समीकरण संतुष्ट करेंगे। अब जैसे इसमें हम x का मान क्या रख दें 1/2, है ना, और y का मान -1/2, तो ये दोनों समीकरणों को हल करने पर यह है, क्योंकि इनके एक से अधिक हल होंगे नहीं, अनंत हल, तो हल करोगे तो मान x और y के ये आएंगे, तो ये समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक, और अगर एक एक लेकर करोगे तो अनेक मान बनते चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब और यहाँ ये जो माइनस लिख गए ना, ये भूल से लिख गए हैं, इसको इग्नोर करिए। ठीक, अब आगे आगे क्या बता रहे हैं हम, संगत युग्म। इसमें प्रश्न में हो सकता है आपसे बहुविकल्पी में सवाल में कई तरीके से ये पूछ ले कि संगत युग्म क्या होता है, यानी कंसिस्टेंट। तो एक रैखिक समीकरण संगत युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव है, अर्थात कम से कम इसका एक हल होना चाहिए। यदि कम से कम एक हल है, कोई भी दो समीकरण दिए हैं तो वो संगत कहलाएंगे, अदरवाइज संगत नहीं कहलाएंगे। तो इनको जब हम हल करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है ना, असंगत युग्म यानी एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि इसका कोई हल संभव न हो, यानी कोई जब हल ना हो
तो वो असंगत कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, इनको आप नोट डाउन भी कर लेना। अब आगे संगत तथा असंगत युग्म का गणितीय निरूपण। कैसे हम पता करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है? तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय, वो समीकरण के रूप क्या होंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनके लिए हम बता रहे हैं। तो यदि अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा यदि और केवल यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ये कंडीशन बनी, जैसे a1/a2 किया प्लस b1 इज बराबर नहीं है b1/b2 किया, तो हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। ठीक, यानी अद्वितीय हल होगा तो संगत होगा। और यदि हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि, जब ये कंडीशन आ जाए यानी a1/a2 और बराबर हो b1/b2 और c1/c2 बराबर ना हो, तो कोई हल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा अनंत हल होंगे यदि और केवल यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ये कंडीशन आ जाए कि तीनों ये सब बराबर हैं, तो अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो बचा, अब एक फ्लो चार्ट में सब कुछ देख लेते हैं। फ्लो चार्ट है यहाँ पर, क्रस यानी सूचक चार्ट इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये समीकरण हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब से संगत कब होंगे? तो संगत होने की दो स्थितियाँ होंगी, अद्वितीय हल या अनंत हल। तो ये कंडीशन बन रही है तो संगत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये था असंगत के लिए। ठीक, असंगत, असंगत कब होगा? कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब कोई हल नहीं होंगे, यानी कि असंगत होंगे। ठीक, और अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। और कब होगा संगत? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये अनंत हल में होगा। ठीक है ना? तो अभी हमने संगत और असंगत जाना। अब असंगत कब होगा? जब कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होगा ना, तब क्या होगा? असंगत होगा। तो इतना हमने समझ लिया इस फ्लो चार्ट के भी माध्यम से। अब आगे के जो वीडियो आएंगे उनमें हम बताएंगे एक्सरसाइज, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हल करवाएंगे। अब हम ये बालाजी प्रकाशन की पूरी किताब हल करवा के आगे अन्य किताबों को भी हल करवाएंगे। तो यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। क्योंकि अब मैं कंटिन्यूअसली, हो सकता है एक दिन में 2-2 3-3 प्रश्नावली ख़त्म करवाता चलूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली प्रश्नावली के सवाल लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।